नदियों का सैलाबी प्रहार, धरती पर हाहाकार। तस्वीरें भी दिखाएंगे और पूरी जानकारी भी देंगे, लेकिन आइए सबसे पहले ट्रेंड्स की शुरुआत करते हैं उन तमाम बड़ी खबरों के साथ जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही हैं। ये तमाम खबरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। धरती पर जो इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला की बात भी हम करने वाले हैं। साथ ही हम बात करेंगे ट्रंप के नए दावे की भी, और आपको हम बताएंगे कि सेकेंडरी सैंक्शन की तैयारी किस तरह से हो रही है, यानी रूस पर ट्रंप का खतरा, टैरिफ का खतरा किस तरह से है वो भी आपको बताएंगे। वैक्सीन 100% सफल है या फिर नहीं है, ये पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको दिखाएंगे। और साथ ही हम बात करने वाले नए सितारे के बारे में भी तमाम खबरें होगी। लेकिन आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, देखते हैं फेसबुक पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। सबसे पहले ये चेक करते हैं। नदियों का सैलाबी प्रहार, धरती पर हाहाकार। पंजाब में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अब तक बाढ़ के कारण 48 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 4 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से कई ऐसे गांव हैं, कस्बे हैं जहां पर पानी भर चुका है, जिससे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ गए हैं। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरे प्रदेश के अंदर सक्रिय नजर आ रही हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और उनके लिए साथ ही खाना और पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। बाढ़ से नुकसान पहुंचने वाले परिवारों को सरकार की तरफ से भी मदद दी जा रही है। आप देखिए, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के चरखी दादरी इलाके में भारी बारिश ने भी तबाही मचाई है। यहां कई ऐसी कॉलोनीज हैं जहां पर जल भराव हो चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बारिश के कारण कई ऐसे मकान हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं, जिससे घर रहने के लिए असुरक्षित हो चुके हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और साथ ही आवश्यकता अनुसार सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। श्रीनगर में झेलम नदी इस वक्त तूफान पर है, जिससे जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी भी बंद है। शोपिया की बात करें तो मुगल रोड भी यहां पर बंद कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, रियासी, रामबन समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन इलाकों में बचाव कार्य लगातार चल रहा है और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। वैष्णो देवी यात्रा 15 दिन से स्थगित है, जो तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए एक बड़ी बात जरूर है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश और बाढ़ का खतरा इस वक्त बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया है, जिसके चलते सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब ना हालात सिर्फ ये गुजरात के हैं, बल्कि अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू करने के बाद उत्तर रेलवे का जम्मू डिवीजन रियासी जिले के श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा और साथ साथ रामबन जिले के संगलदान रेलवे स्टेशन के बीच एक लोकल ट्रेन चला रहा है। ये लोकल ट्रेन आज से 12 सितंबर तक यानी अगले 5 दिनों के लिए एसवीडी के कटरा स्टेशन को रियासी, बक्कल और डुग्गा स्टेशन के रास्ते संगलदान स्टेशन से जोड़ने और साथ ही वापस आने वाली 2 लोकल पैसेंजर ट्रेन यहां पर चलाई जाएंगी। ये सेवा फंसे हुए यात्रियों को तत्काल राहत प्रदान करेगी और साथ ही जो महत्वपूर्ण संपर्क है उन्हें बहाल करने में मदद करने वाली है। आपको ये बता दें कि सड़क संपर्क बहाल होने तक निश्चित रूप से जीवन रेखा का ये काम करने वाली है। गुजरात में साबरमती नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण निचले इलाकों में लोगों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से इन्हें बचाया जा सके। सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सभी प्रभावित इलाकों में लोगों की सुरक्षा और राहत को प्राथमिकता दी जा रही है। आने वाले दिनों में मौसम साफ होने की संभावना है, लेकिन तब तक राहत अभियान यहां चलता रहेगा, जिससे नुकसान को कम किया जा सके। कुल मिलाकर जिस तरह के हालात देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त बने हुए हैं,
वो एक बड़ी चिंता की बात जरूर है। चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे हम जम्मू की बात करें, हर जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो टेंशन देती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्सपर्ट देखते हैं अब कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है। 100% जीत का मंत्र, मोदी की पाठशाला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों की कार्यशाला में आज फिर शामिल होंगे। आज एनडीए सांसदों की कार्यशाला का दूसरा दिन है। दोपहर 3:30 बजे का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। ये कार्यशाला 2 दिन की है, जिसमें बीजेपी सांसदों को 4 सत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा के साथ साथ सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर भी फोकस होगा। कार्यशाला का जो मुख्य मकसद है, दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों को तैयार करना है, जिससे 100% वोटिंग सुनिश्चित की जा सके। उपराष्ट्रपति चुनाव यानी कल 9 सितंबर को आयोजित होगा और पहले दिन की कार्यशाला में मुख्य रूप से 2 ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा हुई है। 2027 तक विकसित भारत की और सांसदों द्वारा सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग। दूसरे दिन बिहार चुनाव की तैयारी पे खास ध्यान दिया जाएगा। सांसदों को सोशल मीडिया सकारात्मक और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की सलाह, जिससे जनसंपर्क बेहतर हो सके। आज इन्हें यहां पर ये निर्देश भी दिए जा सकते हैं। साथ ही मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का संदेश जैसे तमाम विषय हैं जिन पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार घोषित किया है। चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम जारी किया था, जिसमें नामांकन और मतदान की तारीख तय की गई। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त और नामांकन जांच 22 अगस्त और मतदान 9 सितंबर तय की गई। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में ही होगा। चुनाव आयोग ने दरअसल चुनाव प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं यहां पर पूरी भी कर ली है, यानी पूरी तैयारी हो चुकी है। इस चुनाव में लोकसभा और साथ साथ राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करने वाले हैं। मतदान गुप्त होगा और इसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी रहती है। वर्कशॉप के जरिए सांसदों को मतदान के महत्व और रणनीति के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे बीजेपी एनडीए को आर्थिक समर्थन मिल सके। पीएम मोदी का कार्यशाला में होना बीजेपी के लिए इस चुनाव में रणनीतिक मजबूती का संकेत माना जा रहा है। इससे पहले भी पार्टी ने सांसदों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन यहां पर किया था, ताकि विपक्षी दबाव के बीच चुनाव में बढ़त बनाए रखी जा सके। ये कार्यशाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बीजेपी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस पर बीजेपी की नजरें भी टिकी है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ आगामी चुनाव में भी जीत हासिल कर सके। और इसीलिए अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज का ये दिन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 3:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे और उनका समापन संबोधन यहां पर होगा, तो उस वक्त वो क्या क्या कहते हैं, सभी की निगाह इसी पर टिकी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं और अब देखते हैं ट्रुथ पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है। ट्रंप का नया दावा, क्या जंग रुक जाएगी क्या? ये सवाल क्यों, अभी आपको समझ आएगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है कि यूरोप के कई बड़े नेता बहुत जल्द अमेरिका आने वाले हैं। ये सब रूस यूक्रेन की जंग को खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और वॉशिंगटन में मिलकर शांति का रास्ता तलाशेंगे। ट्रंप ने साफ किया कि इन नेताओं की अमेरिका यात्रा अगले सोमवार या फिर मंगलवार से शुरू हो जाएगी। लगातार जारी युद्ध से परेशान दुनिया अब उम्मीद कर रही है कि शायद इस मीटिंग से कोई बड़ा समाधान निकल आएगा। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि वो खुद भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द ही बातचीत करने वाले हैं। उनका कहना है कि युद्ध जितना बढ़ता जा रहा है उतना ही वक्त आ गया है कि सभी मिलकर इसका हल निकालें।
डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टेटमेंट उन्होंने 7 सितंबर को अमेरिकी कैपिटल में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया था। Some very interesting discussions. You know, certain European leaders are coming over to our country on Monday or Tuesday, and individually. And I think we're going to get that settled. I think we're going to get it settled. ट्रंप ने यह भी बताया कि उनके साथ कौन कौन नेता आ रहे हैं। इसका खुलासा हालांकि अभी नहीं किया गया है, मगर उनका जोर था कि यूरोप के सभी बड़े देशों के प्रतिनिधि इस बार शांति चर्चा के लिए वॉशिंगटन आएंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ट्रंप ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि इस बार उनकी मुलाकात का इरादा सिर्फ और सिर्फ शांति है। वो पुतिन से जल्दी कॉल या मुलाकात करेंगे ताकि रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने का कोई ठोस रास्ता निकाला जा सके। जब पत्रकारों ने ट्रंप से यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताजा रूसी हमले के बारे में क्वेश्चन किया तो उन्होंने खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की। रूस ने रविवार को कीव के मंत्री परिषद भवन पर ड्रोन और मिसाइलें दागी थी, जिसमें एक बच्चे समेत कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। ट्रंप ने कहा, मैं इस हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। हमें जल्दी कुछ करना चाहिए ताकि ये जंग रुक सके। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अमेरिका रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। जब तक दोनों देशों में शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक ये दबाव बना रहेगा। ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय नेता अमेरिका आकर सीधे शांति वार्ता के लिए माहौल बना रहे हैं। पिछली बैठक में भी ऐसी कोशिश हुई थी। 15 अगस्त को ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। 18 अगस्त को उन्होंने व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग की थी। उन्हीं दिनों यूरोपीय देशों के नेता भी वॉशिंगटन पहुंचे थे। तब भी शांति की चर्चा हुई थी, लेकिन अब तक कोई फाइनल डेट तय नहीं हो पाई है। इस समय दुनिया की निगाहें अमेरिका पर टिकी है। सवाल वही है कि क्या ट्रंप, पुतिन और यूरोपीय नेताओं का यह मिलन वाकई रूस यूक्रेन जंग को रोक पाएगा क्या? ट्रंप ने भरोसा दिलाया, हम सब मिलकर इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि बातचीत से युद्ध में उलझे लोगों को राहत जरूर मिलेगी। अब सवाल वही है कि यूरोप के नेता इस बार अमेरिका में किस तरह की बातचीत करेंगे। क्या सचमुच युद्ध खत्म करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, या ये चर्चा भी पहले की तरह सिर्फ उम्मीदों तक ही सीमित रह जाएगी? ट्रंप कह रहे हैं कि इस बार हम इस समस्या को जल्द ही सुलझा लेंगे, लेकिन दुनिया के लोग अब नतीजा देखना चाहते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग लगातार बेगुनाहों की जान ले रही है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगली खबरों का रुख करते हैं और अब आपको लिए चलते हैं व्हाट्सएप पर और देख लेते हैं कौन सी वो खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। दरअसल रूस पर टैरिफ का खतरा, सेकेंडरी सैंक्शन की तैयारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कह दी है। हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के किए गए भीषण हवाई हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि वो रूस पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम और शांति समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप के इस स्टेटमेंट से पहले ही अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर नए टैरिफ लगाने की बात कह दी थी। उनका तर्क है कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर किए बिना पुतिन को बातचीत की मेज तक लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने संकेत दिए कि भारत जैसे बड़े तेल खरीदार पर भी इससे असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत रूस से तेल बड़ी मात्रा में खरीदता है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की चर्चा पहली बार अलास्का में हुई। ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद यह चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन तब भी कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला था और अब ट्रंप ने साफ किया है कि वो ज्यादा सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हां, मैं नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं बताया कि कौन कौन से प्रतिबंध होंगे। ये सख्त रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस ने
यूक्रेन पर लगातार हमले तेज कर दिए हैं, खासकर ऊर्जा संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर। इस वजह से अमेरिकी प्रशासन ने कूटनीतिक वार्ता के रास्ते पर भरोसा कम करना शुरू किया और अब दबाव और बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। पिछले ही हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए हैं, जो चीन के बाहर सबसे बड़ा खरीदार है, और संकेत दिया कि उन्होंने अब तक चरण या फिर 2 से ज्यादा चरण यहां पर लागू नहीं किए हैं। बेसेंट और साथी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो सहित ट्रंप प्रशासन ने कई अधिकारियों की तरफ से यहां पर देखिए कहा गया कि भारत का रूसी तेल खरीदना यूक्रेन में रूसी युद्ध प्रयासों का वित्त पोषण कर रहा है। भारत ने अमेरिका के लगाए गए टैरिफ को अनुचित बताया है। रूसी कच्चे तेल की अपनी खरीद का बचाव करते हुए भारत ये कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रहित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है। तो कुल मिलाकर अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो पहले से चीजें काफी खराब हो चुकी हैं, एक बार फिर से किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं और अब देखते हैं इंस्टाग्राम पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। कैंसर इलाज में क्रांति। दरअसल कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज में रूस की तरफ से एक बड़ी कामयाबी मिली है। रूस के वैज्ञानिकों ने एक नई वैक्सीन एंट्रोमिक्स विकसित की, जो कैंसर के इलाज में उम्मीद की नई किरण साबित हो रही है। ये वैक्सीन कोविड-19 की mRNA तकनीक पर आधारित है, जिसे रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी यानी FMBA ने नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर और एंगल हार्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एंट्रोमिक्स ने क्लिनिकल ट्रायल्स में 60% से 80% तक ट्यूमर के आकार को कम किया है। कुछ मामलों में कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह खत्म करने में भी सफल रही है। ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन को बार बार देने पर भी कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया, जिससे इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता साबित हुई है। ये वैक्सीन पर्सनलाइज्ड इम्यूनोथेरेपी की तरह काम करती है, जो शरीर की इम्यून प्रणाली को कैंसर की कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें मारने के लिए प्रशिक्षित करती है। और अब ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी जरूर है। जिस तरह से हाल ही में इस मेडिसिन को लेकर, इस वैक्सीन को लेकर बात सामने आई, उसके बाद आपको बताएं कि चारों तरफ खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कुछ और खबरें देखते हैं और अब देखते हैं यूट्यूब पर वो कौन सी खबर है जो ट्रेंड कर रही है। अब बात करेंगे टेनिस के नए स्टार के बारे में। स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया है। उन्होंने 2025 के यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में इटली के यानिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर खिताब जीत लिया। यह अल्काराज का छठा ग्रैंड स्लैम जीत है और दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीतना भी उन्होंने अपने नाम किया है। इसके साथ ही वो एक बार फिर एटीपी विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए हैं। अल्काराज की ये जीत इसलिए खास भी है क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान सिर्फ एक सेट गंवाया, वो भी फाइनल में ही। उनका खेल बहुत ही सटीक और मजबूत रहा, खासकर फॉरहैंड शॉट्स और डिफेंस में उन्होंने कमाल दिखाया है। इस फाइनल मुकाबले में दोनों खिलाड़ी दुनिया के टॉप खिलाड़ी माने जाते हैं और उनकी भिड़ंत को आधुनिक टेनिस की सबसे शानदार प्रतिस्पर्धाओं में गिना जाता है। 22 साल के अल्काराज ने 2022 में पहली बार यूएस ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था और तब से वो लगातार उभरते हुए सितारे बने हैं। 2025 के इस टूर्नामेंट में उन्होंने 12 मैचेस की लगातार जीत हासिल की और इस जीत ने उन्हें फिर से विश्व में नंबर 1 बना दिया है। इसके साथ ही वो सिर्फ कुछ ऐसे खिलाड़ी भी बन गए हैं, उनमें शामिल हो गए हैं जिनका 23 साल की उम्र से पहले 6 ग्रैंड स्लैम खिताब रह चुके हैं, जिसमें राफेल नडाल है और साथ ही कुछ और नाम भी इसमें शामिल है। फिलहाल ट्रेंड्स में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत न्यूज़।